मैं डॉक्टर कासिम शेख और आज मैं चर्चा कर रहा हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हम सभी को पता होना चाहिए, जो भी हेल्थ सेक्टर से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, नर्सिंग स्टूडेंट्स, मेडिकल स्टूडेंट, सपोर्टिंग स्टाफ। तो टॉपिक क्या है आज का हमारा? NABH। इससे संबंधित मैंने 10 सवाल लिखे हैं इसमें, जो कि आपको NABH से संबंधित सारे जो डाउट हैं सब क्लियर कर देगा। आप अच्छे से समझ पाओगे कि NABH क्या है, क्यों है, कैसे होता है, क्या ज़रूरत है इसकी, ठीक है, क्या फ़ायदे हैं इससे। तो ये आप सब समझ जाओगे इससे। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम चलते हैं सवालों की तरफ। आपसे आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और बिना स्किप करे देखें, अच्छे से समझने के लिए। सबसे पहला सवाल है, NABH क्या है और कब बना? NABH नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। ये अगर हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड, जो कि चिकित्सालय और स्वास्थ्य देखरेख केंद्र को प्रमाणित करता है राष्ट्रीय स्तर पर। ठीक है, ये कब बना? ये 2005 में बना। संबंध किससे रखता है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI से संबंध रखता है। आगे सवाल पे आते हैं, क्यों ज़रूरी है? इससे अस्पताल को क्या फ़ायदा होता है? मतलब NABH एक्रेडिटेशन से अस्पताल को क्या फ़ायदा होता है, क्यों ज़रूरी है ये? तो सबसे पहले जो देखा गया था, सबसे पहले कि अभी 2019 में एक IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक नोटिस जारी कर दिया था कि जिस हॉस्पिटल में NABH एक्रेडिटेशन नहीं होगा वहाँ से कैशलेस फैसिलिटीज़ हटा दी जाएगी। मतलब जो इंश्योरेंस है वो इम्पैनल्ड नहीं होंगे। तो सबसे ज़्यादा तो ये हाईलाइट यही था। और फिर उसके बाद एक इस दौड़ में कि भाई ये एक तरह की लाइक ग्रेड टाइप होता है एक हेल्थ केयर फील्ड में। ठीक है, तो चलते हैं कि इससे अस्पताल को क्या फ़ायदा होता है। इससे अस्पताल के ज़्यादा लंबी नहीं बताऊंगा, इससे कुछ टॉपिक हैं जो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। बेनिफिट क्या है इसके अस्पताल को? कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, सबसे पहला कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। दूसरा एनहेंस्ड क्रेडिबिलिटी। तीसरा मेडिकल टूरिज्म। अब मेडिकल टूरिज्म से मैं आपको बता दूं कि NABH से ये किस तरह से संबंध रखता है मेडिकल टूरिज्म से। जैसे कि कोई अगर फॉरेन कंट्री से कोई पेशेंट यहाँ इलाज के लिए आता है तो वो कोशिश करता है कि उसी अस्पताल में अपना इलाज ले जो NABH एक्रेडिटेड हो। ठीक है, NABH से सर्टिफाइड हो। तो तीसरा मेडिकल टूरिज्म को ये फ़ायदा देता है। चौथा क्वालिटी केयर। पांचवा कॉम्पिटिटिव हेल्थ केयर। मतलब अस्पताल को ये NABH से ये फ़ायदे होते हैं, इसकी एक अलग इमेज होती है। ठीक है, ये इससे पता चलता है कि ये मरीज़ों में एक गुणवत्ता को लेकर अलग जगह बनाता है। मरीज़ फॉरेन कंट्री से अपने इलाज के लिए अगर आते हैं तो सबसे पहले चूज़ करते हैं कि भाई उनको कहाँ अच्छी सी केयर मिल सकती है, कहाँ उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, कहाँ उनको अच्छा इलाज मिल सकता है। तो यही NABH एक्रेडिटेशन ये उनको दिखाता है कि आप यहाँ अच्छी केयर ले सकते हैं, यहाँ अच्छा इलाज दिया जा सकता है, यहाँ आपके सारे अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई अस्पताल को क्या फ़ायदा होता है। चलिए अब अस्पताल के बाद हम चौथे सवाल पे आते हैं, स्टाफ को क्या फ़ायदा होता है? NABH से स्टाफ को क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहला जो फ़ायदा है वो है इम्प्रूव्ड वर्क प्लेस। ठीक है, सबसे पहले स्टाफ को ये मिलेगा कि जो वर्क प्लेस है उनका इम्प्रूव होगा। दूसरा हायर स्टाफ सेटिस्फैक्शन। स्टाफ का जो संतुष्ट होने का जो लेवल है वो हाई होगा। तीसरा रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड्स। मतलब अगर काम कर रहे हैं, एक इम्प्रूव्ड वर्क प्लेस है आपका, तो वहाँ से आपकी एक अलग पहचान होगी। ठीक है, आपके काम को, आपकी मेहनत को रिवॉर्ड्स की तरह आपको दिए जाएंगे। तो चौथा एनहेंस्ड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। पांचवा जॉब सिक्योरिटी।
बहुत सी जगह देखा होगा कि भाई नर्सिंग स्टाफ को या किसी डॉक्टर को ये रहता है कि यार मैं अभी यहाँ ज्वाइन कर रहा हूँ और कुछ दिन बाद मतलब मेरी जॉब रहेगी या नहीं रहेगी, मतलब जॉब के लिए इनसिक्योर रहते हैं। ठीक है, तो इससे इस चीज़ का भी एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, जॉब सिक्योरिटी भी स्टाफ को इस चीज़ से मिल जाती है। ठीक है, स्टाफ के लिए बात हो गई। अब बात करते हैं मरीज को क्या फ़ायदा होता है एनएबीएस से। तो मरीज को होने वाले भी 5 फ़ायदे हैं। सबसे पहला, हाई क्वालिटी केयर, जो उसकी देखरेख होगी एक हाई क्वालिटी वाली होगी। ठीक है, उसके दूसरा जो है उसके राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा, प्रोटेक्टेड राइट्स। तीसरा, पेशेंट सेफ्टी। चौथा, ये जो एनएबीएच है ये पेशेंट सेंटर्ड भी होता है, मतलब मरीज को ध्यान में रखते हुए ये मतलब अपना एक्रेडिशन देता है। पांचवा, पेशेंट सेटिस्फेक्शन, ये इस चीज़ पे भी पूरा ध्यान रखता है कि मरीज को पूर्णतः संतुष्ट किया जाए। ठीक है, छठे सवाल पे आते हैं, इसके उद्देश्य क्या हैं, एम्स क्या हैं। तो इसके एम्स हैं, वैसे तो काफ़ी हैं लेकिन मैं कुछ चुनिंदा आपको समझाता हूँ। सबसे पहले, ये अवॉइड इंजरीज टू पेशेंट। ठीक है, ये मतलब किसी मरीज को किसी तरह की कोई इंजरी ना हो, तो उसके लिए ये काम करता है। दूसरा, सर्विस टू बी इन एविडेंस बेस्ड, जो भी सर्विस अस्पताल में मिल रही है वो एविडेंस बेस्ड हो। ठीक है, जो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये रिड्यूसिंग वेट एंड हार्मफुल डिले, मरीज को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े, किसी को किसी तरह की सर्विस में इलाज में ज़्यादा लंबा इंतज़ार ना करना पड़े, डिले ना हो। फिर उसके बाद अवॉइडिंग वेस्ट इंक्लूडिंग इक्विपमेंट एंड इक्विपमेंट सप्लाईज आइडियाज़ एनर्जी, मतलब किसी भी तरह का वेस्ट है उसको अवॉइड ना किया जाए, ऐसे इधर उधर ना फेंका जाए। ठीक है, जैसे कि इक्विपमेंट्स हैं या जैसे और सप्लाईज़ हैं, आइडिया हैं, एनर्जी है, एनर्जी को वेस्ट ना किया जाए, जो कि ठीक है। छठा जो है वो है सेम केयर फॉर ऑल सेक्सेस, एथनिक ग्रुप, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले। ठीक है, मतलब अगर ये इसका जो एक एम ये भी है कि चाहे कोई लड़का हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, सभी को सेम केयर मिलनी चाहिए, एक क्वालिटी केयर मिलनी चाहिए। ये इस पे काम करता है। तो आशा करता हूँ ये एम्स आपको समझ में आए होंगे एनएबीएच के। अब अगले सवाल पे चलते हैं, कितनी तरह का सर्टिफिकेशन होता है और कितनी मान्यता होती है, कितने समय के लिए मान्य होता है। तो एनएबीएच जो सर्टिफिकेशन करता है वो 2 तरह का होता है। सबसे पहला जो सर्टिफिकेशन है वो है एंट्री लेवल, ये 2 साल के लिए मान्य रहता है, इसकी जो वैलिडिटी होती है 2 साल के लिए वैलिड रहता है एंट्री लेवल की। फिर उसके बाद होता है फुल एक्रेडिटेशन, ये 3 साल के लिए मान्य होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये सर्टिफिकेशन किस आधार पर करता है, इसके क्या आधार होते हैं, क्या क्या फॉलो करना होता है उन अस्पतालों को ये सर्टिफिकेशन लेने के लिए। तो इसके लिए एनएबीएच का एक स्ट्रक्चर बना है। ठीक है, दोनों में वही फॉलो किया जाता है, बस कुछ संख्या ऊपर नीचे हो जाती है। तो स्ट्रक्चर, एनएबीएच का जो स्ट्रक्चर है उस पर बात करते हैं। उसमें कुछ चैप्टर्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स हैं जिनको आधार बनाते हुए सर्टिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले एंट्री लेवल की। ठीक है, एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन जो है उसके अंदर 10 चैप्टर होते हैं, 47 स्टैंडर्ड होते हैं एंड 167 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 10 चैप्टर, 47 स्टैंडर्ड, 167 ऑब्जेक्टिव एलिमेंट, ये किसके अंदर है, एंट्री लेवल के।
ये आधार होता है इसका सर्टिफिकेशन का। जो दूसरा है फुल एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन का जो मतलब आधार है वो क्या है, उसमें भी 10 चैप्टर होते हैं, 100 स्टैंडर्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स 514, ठीक है, ये इनके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। अब इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि 10 चैप्टर, फिर उसके स्टैंडर्ड, फिर उसके इतने सारे ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स का क्या मतलब है। जैसे कि एक बुक होती है, उसके अंदर इतने चैप्टर हैं, फिर उसके अंदर इतने ग्राफ्स हैं, मतलब इस तरह से अगर ये मानक पूरे होंगे तो भी उनको सर्टिफिकेशन मिलेगा। पहला कौन सा बताया मैंने आपको, एंट्री लेवल का, दूसरा बताया फुल एक्रेडिटेशन का। दोनों के अंदर ही 10 चैप्टर होते हैं। पहला एंट्री लेवल के अंदर के स्टैंडर्ड कम होते हैं, 47 होते हैं, ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स 167 होते हैं, फुल के अंदर स्टैंडर्ड 100 होते हैं और ऑब्जेक्टिव एलिमेंट 514 होते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं समझाता हूँ ये चैप्टर 10 क्या हैं दोनों के अंदर। ये जो 10 चैप्टर्स बनाए गए हैं, ये जो पहले 5 जो चैप्टर हैं ये पेशेंट सेंटर्ड हैं, मरीज को देखते हुए बनाए गए हैं, और अगले जो 5 हैं वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सेंटर्ड है, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को देखते हुए बनाए गए हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं आगे पेशेंट सेंटर्ड क्या क्या है। 5 मैंने आपको बताए, तो सबसे पहला है AAAC, एक्सेस असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर। दूसरा है COP, केयर ऑफ पेशेंट। तीसरा है MOM, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन। चौथा है PRE, पेशेंट्स राइट एंड एजुकेशन, जिसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, पांचवा HIC, ये है हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल। ये हो गई पेशेंट सेंटर्ड, मतलब ये मरीज को देखते हुए ये चैप्टर, मतलब ये मानक तैयार किए गए हैं कि इसके अंदर केयर कैसी मिलेगी, मैनेजमेंट कैसा होगा, मरीज के अधिकार को क्या, किस तरह से मरीज को क्या क्या अधिकार हैं, वो सभी ये पेशेंट सेंटर्ड के अंदर आते हैं 5। अब अगले 5 की बात करते हैं जो कि संबंधित हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट से। वो क्या क्या है, सबसे पहला PSQ, पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। सब दूसरा ROM, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा FMS, फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी। चौथा HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। पांचवा IMS, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस चीज़ को ना मैं आपको एक थोड़ा साधारण भाषा में समझा देता हूँ कि ये पेशेंट सेंटर्ड जो 5 चैप्टर्स हैं और मैनेजमेंट सेंटर्ड जो 5 चैप्टर हैं, ये क्या है, क्या मानक हैं ये। तो साधारण भाषा में ये है कि इससे जो पेशेंट सेंटर्ड है, जैसे कि सबसे पहले हमने की बात की असेसमेंट एंड कंटिन्यूटी ऑफ केयर, केयर ऑफ पेशेंट, मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन, मतलब मरीज को किस तरह से केयर दी जानी चाहिए, मेडिकेशन का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, पेशेंट के राइट क्या क्या हैं और एजुकेशन क्या क्या मतलब उनको दी जानी चाहिए, हॉस्पिटल में इन्फेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाता है उसके लिए क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही हॉस्पिटल सेंटर्ड होते हैं, मैनेजमेंट सेंटर्ड वाले होते हैं कि पेशेंट सेफ्टी और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या होना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या क्या है वो पता होनी चाहिए, फैसिलिटी मैनेजमेंट एंड सेफ्टी क्या क्या है। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब जो भी सुविधाएं अस्पताल में हम देते हैं उनके सभी तरह के जो डॉक्यूमेंटेशन है, लाइसेंस हैं, वो प्रॉपर हैं या नहीं हैं, मशीनों की देख रेख ठीक से हो रही है नहीं हो रही है, किसी मशीन में कुछ खराबी तो नहीं है जिससे कि मरीज़ को कोई खतरा हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें मानक में आती हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसका एक बहुत महत्वपूर्ण संबंध है गुणवत्ता से।
जो भी अस्पताल है ये गुणवत्ता से संबंधित होते हैं NABH से। NABH ये शो कराता है कि जो भी NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल होते हैं कि ये गुणवत्ता में बेहतर है। अस्पताल तो सभी होते हैं, ठीक है, जो NABH से सर्टिफाइड होते हैं, सर्टिफिकेशन होता है, वो ये दिखाता है कि ये गुणवत्ता में बेहतर है, ठीक है। तो अब हमने ये जो सवाल हैं सारे हमने सुन लिए, इनके जवाब हमने मिल गए। एक लास्ट में आता है कि अगर हम इन मानक पे खरे नहीं उतरते हैं, अस्पताल कोई खरा नहीं उतरता है इस मानक पे, तो क्या होता है, रिजल्ट क्या रहता है। तो एक वर्ड वो यूज़ करते हैं, वो अलग अलग अस्पताल में जो जो सुविधाएं हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में सभी को एक एक करके चेक करते हैं, सभी के डॉक्यूमेंटेशन अलग अलग चेक करेंगे, सभी के जो स्टाफ हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को अलग अलग देखेंगे, मशीनों की प्रॉपर केयर हो रही है या नहीं हो रही है वो देखेंगे, ठीक है, मैनेजमेंट कैसा है वो सब देखेंगे। तो अगर किसी भी तरह का उनको मानक किसी भी डिपार्टमेंट से पूरा होते हुए या पूरा नहीं मिला तो वो एक वर्ड लगा के जाते हैं NC। आप सभी ने सुना होगा जो NABH हॉस्पिटल में काम करते हैं, NC सुना होगा, उसका मतलब होता है नॉट क्लियर, ठीक है, कि ये जो सुविधा आप दे रहे हो, ये जो सर्विस आपकी है ये नॉट क्लियर, मतलब क्लियर नहीं है, इसमें ये मानक की कमी है। तो वो कुछ टाइम पीरियड देके जाते हैं कि इसको पूरा करें और हमें इन्फॉर्म करें, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप सभी को NABH से संबंधित सभी जानकारी अच्छे से मिल गई होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर किसी भी तरह का आपके दिमाग में सवाल उठता है या कोई भी डाउट रहता है तो मुझसे पूछ लें, मुझे कमेंट कर लें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से अच्छा समझा पाऊँ। शुक्रिया, फिर से मिलते हैं, ओके बाय।